Hey everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your English educator, and in this video we are going to continue with our book Class 7 Engaging English, and the chapter is chapter number 5 Where Tigers Swim, which has been written by Bittu Sehgal. Now Bittu Sehgal is a very renowned name when it comes to environmentalists and जो conservation के लिए जो काफ़ी सारे efforts लेते हैं and wildlife से related जब भी कोई बात होती है तो बिट्टू सहगल, क्योंकि ही वॉज द पर्सन जिन्होंने पहली बार वाइल्ड लाइफ मैगजीन्स को स्टार्ट किया था इंडिया में. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइगर्स, अ माइटी टाइगर. यहाँ पे एक इंसिडेंट शेयर करने वाले हैं जहाँ पे किस तरीके से जो हमारे राइटर हैं वो एक माइटी टाइगर से मिलते हैं, उनका जो एनकाउंटर होता है वो कैसा कितना रोमांचक होता है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर अलोंग विथ कि जो टाइगर्स जो है आज के मतलब टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, यस वी नो दिस, लेकिन वो अब एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है. इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? जो खतरे में है, जो कि लुप्त होती जा रही है. वाई? बिकॉज of the poachers, because we are continuously killing them, hunting for them, उनकी स्किन के लिए, उनके नेल्स के लिए and what not. So अब हम ये जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसमें इट्स नॉट लाइक फैंटेसी, यहाँ पे एक रियल स्टोरी डिस्कस होने वाली है. तो रियल स्टोरीज तो हमेशा इंटरेस्टिंग होती है. तो पहले हम अपने जो राइटर हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. बिट्टू सहगल, he is like still alive. He was born in 1947. Is an environmental activist and writer. So he is an environmental activist और एक writer हैं ये. In 1981 he started Century Asia, India's first wildlife and environment conservation magazine. 1981 में स्टार्ट किया था उन्होंने इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन मैगजीन, मतलब एक ऐसी मैगजीन जिसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे कि जो आपके इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके कितने नंबर्स हैं, कितने जो हैं उनको मतलब जो पोचर्स के कारण कितने किल हो गए हैं, क्या अभी करंट स्टेटस है, किस तरीके से न्यू स्पीशीज़ जो है अगर कोई आ रही, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट. और ये जो था उन्होंने उसका नाम था सेंचुरी एशिया. क्या नाम था इस मैगजीन का? सेंचुरी एशिया. अगर आपकी टीचर हो सकता है एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन भी दे दे. He has co-authored books such as India Naturally. अब इन्होंने co-author किया है. co-author का मतलब होता है जब कोई एक लिख रहा है उसके साथ आप भी अपने इनपुट्स दे रहे हो. तो दो लोगों ने मिलके एक बुक को अगर लिखा है तो उसे हम बोलते हैं co-authored. तो नाम था बुक का इंडिया नेचुरली एंड द भरतपुर इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल जो वर्ड है इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी के मरने के बाद तो उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी होती है वो कौन इनहेरिट करेगा, मतलब वो किसके नाम पे आएगी. जैसे कि यूजुअली क्या होता है, राजा के मरने के बाद उसकी जो पूरा जो उसका किंगडम होता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी होता है, वो उसका सन इनहेरिट करता है. तो इनहेरिट का मतलब होता है उसके नाम पे हो जाना सारा सब कुछ. ओके तो यहाँ इनहेरिटेंस का मतलब है भरतपुर का इनहेरिटेंस. वहाँ उसकी जो वाइल्ड लाइफ है, उसका जो फ्लोरा एंड फौना है वो उसकी प्रॉपर्टी है. तो इसीलिए भरतपुर इनहेरिटेंस मतलब भरतपुर की प्रॉपर्टी, भरतपुर का पूरा जो है एक तरीके से राजकोष. He founded Kids for Tiger, a project that tries to involve school children on environmental issues. I don't know if you know about this, but this has been a very famous project जो था Kids for Tiger. तो जैसे बच्चे जो हैं वो हमारी जितने भी जैसे प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और शायद बड़े लोगों से ज़्यादा समझदार भी होते हैं. इसीलिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जहाँ पे किड्स क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, उसको इस प्रोजेक्ट के थ्रू उन्होंने जो है स्टार्ट किया था. ही कमेंस दिस प्रोजेक्ट. नाउ अब हम पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देयर इज अ लिटिल इन्फॉर्मेशन, लेट्स रीड इट. हैव यू एवर सीन अ टाइगर इन द वाइल्ड? क्या आपने कभी भी जंगल में किसी टाइगर को देखा है? द रॉयल बंगाल टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है. बट ड्यू टू ह्यूमन नेग्लेक्ट एंड क्रूअल्टी दे आर एन एंडेंजर्ड स्पीशीज टुडे. लेकिन जो ह्यूमंस की नेग्लिजेंस की वजह से मतलब उन्होंने
ध्यान ही नहीं दिया। और उनकी क्रूएल्टी की वजह से, मतलब जो वो कंटिन्यूसली हंट कर रहे हैं, हंट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपनी माइट दिखाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। सो यू हैव अ गन एंड यू हैव हिट अ टाइगर, व्हाट्स द बिग डील? लेकिन लोग करते हैं ये काम। कभी उनकी जो टाइगर की स्किन होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसके नेल्स जो होते हैं, सो उसका जो उसका मीट होता है, ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता है और इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत ज़्यादा हाई रेट पे बेचा जाता है। सो जस्ट टू अर्न अ फ्यू बक्स, जो पोचर्स होते हैं वो इनको किल कर देते हैं। दे शो देयर क्रूएल्टी। दे आर एन इंडेंजर्ड स्पीशीज टुडे। तो इस क्रूएल्टी की वजह से जो हमारा नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, वो आज की डेट में एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। इंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है, इन डेंजर। ओके, दिस अकाउंट इज टेकन फ्रॉम द बुक द सुंदरबंस इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे जैसे हमने भरतपुर इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, जो कि एक बुक थी, सिमिलरली ये जो चैप्टर आपका है, इसका जो एक छोटा सा, मतलब ये एक बुक से लिया गया है। ये जो चैप्टर है, ये एक छोटा सा पार्ट है, ये कौन सी बुक से लिया गया है? द सुंदरबंस इनहेरिटेंस। It narrates the author's experience of encountering the magnificent beast। तो इसमें, इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, दो तरीके के इंसिडेंट पढ़ने वाले हैं जो ऑथर ने एक्सपीरियंस किया है। एक तो द ऑथर्स एक्सपीरियंस ऑफ एनकाउंटरिंग दिस मैग्निफिसेंट बीस्ट। ये जो एक बहुत ही मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? रॉयल बंगाल टाइगर की। इसके साथ उनका जब एनकाउंटर हुआ, मतलब जब उन्होंने उसको सामने सामने देखा, तो वो जो एनकाउंटर था उनका, एक इंसिडेंट उसके बारे में है और दूसरा इंसिडेंट है हाउ द टाइगर्स हैबिटेट इज श्रिंकिंग ड्यू टू ह्यूमन इंट्रूजन। और ह्यूमन इंट्रूजन के कारण किस तरीके से जो टाइगर का हैबिटेट है, मतलब उसका जो फॉरेस्ट है, वो श्रिंक होता जा रहा है, उसका घर छोटा होता जा रहा है। एक टाइम पे जो वो एकदम फ्रीली घूम पा रहा था, आज उसके पास बहुत कम जगह है। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ रॉन्गफुली एंटरिंग अपॉन। आप किसी के घर में जब बिना रीज़न के गलत तरीके से घुस जाते, उसे बोलते हैं इंट्रूजन। तो जो आपका ये इतना बड़ा फॉरेस्ट होता है, ये किसका घर है? ये उन टाइगर्स का घर है। और जब हम वहाँ पे अंदर चले जाते हैं, भले हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, हमको बिल्डिंग्स बनाने के लिए लैंड चाहिए, फॉर सम और द अदर रीज़न हम वो जो फॉरेस्ट है उनको डिप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम उनके घर में इंट्रूड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन गए हैं। Now we are going to start with our chapter. January 2001. So this particular incident, this belongs to January 2001. It is 3 in the afternoon and a brisk breeze whips my hair as I stand behind the prow of the Project Tiger patrol boat. It is 3 in the afternoon, मतलब दोपहर के 3 बज रहे हैं, and a brisk breeze. brisk का मतलब क्या होता है? कोल्ड बट रिफ्रेशिंग, मतलब जोर से जो हवा चलती है, लेकिन कोल्ड है लेकिन अच्छी रिफ्रेशिंग हवा है। इट विप्स माई हेयर, वो मेरे जो बाल हैं उनको ऐसे उड़ा दे रही है। विप्स मतलब जैसे बहुत जोर से हवा चलती है तो किस तरीके से आपके बाल जो हैं वो उड़ जाते हैं। विप का एक्चुअल मतलब क्या होता है? स्ट्राइक और बीट वायलेंटली। तो इट स्ट्राइक्स हिज हेयर एज आई स्टैंड बिहाइंड द प्रो ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर पेट्रोल बोट। अब प्रो का मतलब क्या होता है? द पॉइंटेड फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप। तो अगर इफ सपोज दिस इज योर शिप, ओके, आई हैव मेड अ वेरी बैड शिप, बट आई एम जस्ट सेइंग, ये जो नहीं यार, शिप ऐसी नहीं होती, शिप ऐसी होती है ना। तो ये जो आगे का जो पार्ट होता है ना, दैट एकदम जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है, जैसे ये अगर इस तरीके से, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं प्रो, एकदम जो टिपरी होती है। सो हियर As I stand behind the prow of the Project Tiger patrol boat। अब पेट्रोल का मतलब क्या होता है? गाड़ी में डालने वाला पेट्रोल नहीं, पेट्रोल का मतलब होता है मॉनिटर करने के लिए। तो कुछ जो होती है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास बोट्स होती है जहाँ पे उनको इंस्पेक्शन करना होता है, मॉनिटर करना होता है कि कहीं कोई पोचर्स तो नहीं है, सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मॉनिटर करने वाली जो बोट होती है, इसको आप पेट्रोल बोट कहते हो। सो नाउ ही सेइंग दैट एट 3 in the afternoon, जब वो वहाँ पे एक पेट्रोल, जो प्रोजेक्ट टाइगर पेट्रोल बोट है, उस प्रोजेक्ट टाइगर पेट्रोल बोट में वो सबसे आगे बैठे हुए थे और हवा इतनी रिफ्रेशिंग थी जो उनके बालों को उड़ा रही थी।
I am making my way along the blue-green waters of the Netidopani River in the Sundarbans Tiger Reserve, having charted the day's course on a large map a few minutes earlier. अब वो क्या बोल रहे हैं? I am making my way along, मतलब मैं अपना रास्ता बना रहा हूँ, उस बोट में बैठे हुए मैं अपना रास्ता बना रहा हूँ, मतलब बोट आगे की तरफ चल रही है amidst of this blue green waters। ये जो ब्लू ग्रीन वाटर है सुंदरबन में जो नदी है, कौन सी नदी है वहाँ पे? नेतीदोपानी रिवर। नेतीदोपानी रिवर जो है वहाँ पे उसका जो ब्लू ग्रीन वाटर है उसमें हमारी बोट आगे की तरफ चल रही है। Having charted the day's course on a large map a few minutes earlier, और कुछ ही मिनटों पहले a few minutes earlier मैंने अपना पूरा दिन मैप आउट कर लिया था, मतलब मुझे ये करना है, फिर मुझे ये काम करना है। आई चार्टेड का मतलब क्या है? डिटेल्ड और आउटलाइंड। तो मैंने पूरा डिटेल बना लिया था कि आज मुझे पहले जैसे मेरे को पेट्रोल बोट में इतने देर तक मुझे मॉनिटर करना है, या उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके मेरा दिन किस तरीके से रहेगा। तो पूरा जो प्रॉपर आप प्लानिंग करते हो उसे कहते हैं चार्टेड करना। सो हियर ही इज सिटिंग ऑन दिस पेट्रोल बोट एंड यू नो क्रॉसिंग द नेतीदोपानी रिवर एंड ही इज ऑल प्लान्ड आउट कि उन्हें क्या करना है। Happy to be alive, I see a dragonfly and a common wanderer butterfly navigate the strong wind to cross our boat's path 100 meters from the shore. अब वो बोल रहा है कि मैं बहुत खुश था। I was happy, why? Because I was alive. I was happy to be alive and what did he see? क्या देखा उन्होंने? एक ड्रैगन फ्लाई। तो जो ड्रैगन फ्लाई होता है ना, जो इस एक तरीके से कीड़ा होता है और वो उड़ता है, तो यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई है और एक कॉमन जो बटरफ्लाइज होती है येलो कलर की, वाइट कलर की। सो उन्होंने उन्हें नेविगेट द स्ट्रॉन्ग विंड, तो विंड में वो उड़ रही थी एंड दे क्रॉस द बोट्स पाथ, तो मतलब वो सामने हवा में उड़ते हुए उन्होंने क्रॉस किया 100 मीटर्स फ्रॉम द शोर, और वो 100 मीटर्स ही आगे होंगे शोर के। Pulling on a wind cheater against the cold, I marvel at the magic of nature that gives such fragile creatures with their amazing flying capabilities. So pulling on a wind cheater, wind cheater मतलब जब आपको बहुत जोर से ठंड लग रही है तो आप क्या करते हो? एक जैकेट पहन लेते हो। तो विंड शीटर जो होता है वो आपको ठंड से बचाता है। सो उसने एक विंड शीटर को पहन लिया। आई मार्वल एट द मैजिक ऑफ नेचर। मार्वल का मतलब होता है बी फिल्ड विद वंडर और एस्टोनिशमेंट। नाउ व्हेन ही वाज लुकिंग एट द ब्लू ग्रीन वाटर्स एंड द बटरफ्लाइज एंड द ड्रैगन फ्लाई, तो वो मार्वल मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हैं लुकिंग एट दिस अमेजिंग फ्लाइंग creatures that gift such fragile creatures with their amazing flying capabilities, कि किस तरीके से जो नेचर है, नेचर ने ये छोटे छोटे क्रिएचर्स को अमेजिंग फ्लाइंग कैपेबिलिटीज दी हुई हैं। बेसिकली ही वॉज जस्ट एडमायरिंग द नेचर। About 250 meters ahead of our vessel, I spot a floating log. अब हमारी जो वेसल थी ना, वेसल का मतलब होता है एक बड़ी सी बोट, जो शिप होती है, बोट होती है, उसे आप कहते हो वेसल। तो उसने क्या कहा, हमारी वेसल से 250 मीटर दूर, ऑलमोस्ट 250 मीटर दूर मैंने क्या देखा? एक फ्लोटिंग लॉग। मुझे लगा एक लकड़ी का टुकड़ा है। फ्लोटिंग लॉग मतलब जैसे लकड़ी का जो तना होता है ना, जो कटा हुआ इस तरीके से, जैसे ये लॉग है, तो एक लकड़ी का जो तना है वो शायद पानी में फ्लोट कर रहा है। वी आर मूविंग अगेंस्ट द करंट अबाउट 30 मीटर्स फ्रॉम शोर। अब हम लोग जो थे करंट के अगेंस्ट में चल रहे थे। जैसे अगर पानी का बहाव यहाँ है तो हम बोलते हैं करंट इस साइड में है, तो आपकी शिप अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो आप बोलते हो कि यू आर मूविंग अगेंस्ट द करंट। So we are moving against the current about 30 meters from shore. तो हम शोर से सिर्फ 30 मीटर्स दूर थे। I watched the log in a disinterested way. मैंने लॉग को बस यूं ही देखा कि भाई होगा कोई लॉग, यू नो, एक लकड़ी का टुकड़ा है, तैर रहा होगा। Waiting for it to drift closer to our boat. और मुझे लगा बस वो आएगा और वो थोड़ा सा मतलब ऐसे डिसइंटरेस्टेड तरीके से देख रहा था कि शायद थोड़ा पास आएगा तो फिर मैं और देख लूँगा। That never happens, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। Instead, I begin to notice that it is moving at a 90-degree angle to us and to the powerful current. तो उसके बाद उसने नोटिस क्या किया, दैट वो जो भी बह रहा था, वो जो लॉग जो उसे लग रहा था, इट वॉज मूविंग एट अ 90-degree एंगल टू अस। तो अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे थे तो ये 90-degree एंगल टू अस, इस तरीके से वो मूव कर रहा था। एंड टू द पावरफुल करंट, मतलब वो भी उस तरीके से जो है अगेंस्ट दैट पावरफुल करंट वो मूव कर रहा था।
strange. At a distance of 150 meters, I peered through my binoculars. और फाइनली, पहले तो वो 250 मीटर दूर था, जब वो अराउंड 150 मीटर्स दूर पहुंचा, तो जैसे उनकी बोट अगर ये है तो वो यहाँ पे उनको कहीं बहता हुआ दिख रहा था, 90 डिग्री पे है ना, दिस इज़ 90 डिग्री, सो उनको वो बहता हुआ दिख रहा था। तो आई पियर्ड थ्रू माई बाइनोक्यूलर्स, मैंने अपनी दूरबीन से देखा, एंड सी अ स्मॉल राउंड शेप, और मैंने एक स्मॉल राउंड शेप देखा, सर्टेनली नॉट अ लॉग। नाउ दिस वॉज नॉट अ लॉग। It takes me a full 10 seconds to realize that a childhood dream has come true. और मुझे पूरे 30 सेकेंड्स लगे ये जानने के लिए कि मेरा बचपन का सपना सच हो गया है। I am in the Sundarbans and there before me in flesh and blood is a wild tiger. मैं सुंदरबन में हूँ और मेरे सामने 150 मीटर की दूरी पे सुंदरबन का बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर। No one sees tigers in the Sundarbans. और आप जब सुंदरबन जाते हो टाइगर्स नहीं दिखते आपको। Everyone knows you come here for the experience or to bird watch or just to escape urban life. सबको पता है कि आप जाते हो टाइगर्स देखने के लिए, आपको हार्डली कभी टाइगर्स दिखते हैं if you are extremely lucky। वरना लोग जो हैं सिर्फ अपनी जो डे टू डे अर्बन लाइफ जो होती है उससे छुटकारा पाने के लिए जाते हैं, या तो वो बर्ड वॉच करने जाते हैं, और या तो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। Yet against all probability there she is. लेकिन against all the probabilities, मतलब अगर आप देखना का एक्सपेक्ट भी करते हो तो आप जंगल में देखते हो, पानी में कैसे देखोगे? तो यहाँ कोई भी सारी जो प्रोबेबिलिटीज थे उसके अगेंस्ट में there she is. The cat's head silhouetted and dark like some ancient god. तो यहाँ पे वो जो कैट थी इट वॉज लाइक एब्सोल्युटली स्ट्रेट, ऐसा लग रहा था, सिलौटेड मतलब आउटलाइंड एज अ डार्क शेप अगेंस्ट अ ब्राइटर बैकग्राउंड। जैसे अगर लाइट के अगेंस्ट में आप खड़े हो तो किसी डार्क इमेज आती है, तो उस तरीके से उसकी इमेज दिख रही थी, लाइक ऐसा लग रहा था कोई एंशिएंट गॉड है वो। is perhaps 500 meters to our left from the far shore. अब वो हमसे जो है 500 मीटर दूर है to our left from the far shore. As we draw nearer, जैसे हम पास आ रहे हैं, I can see her ears twitching. जैसे जैसे वो पास आ रही है तो I can see कि उसके जो ears है वो twitch हो रहे हैं, मतलब जैसे आप खतरा, आपको लगता है कि कोई शायद डेंजर है या आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो आपकी जो एनिमल्स होते हैं उनकी ears twitch करते हैं, मूव करते हैं। When she turns her head to stare at our boat, I am struck by the yellow of her beautiful eyes. When she turns her head to stare at our boat, तो जब उसने हेड को टर्न किया हमारी बोट को देखने के लिए, I am struck by the yellow of her beautiful eyes. तो उनके जो आईज का जो येलो कलर था उसको, मतलब वो इतना ब्यूटीफुल था that I was struck. She is headed straight for the far bank. वो जो है, जो बहुत दूर में जो बैंक था वो उसके लिए जा रही थी, मतलब जो दूर में जो किनारा था वो उसकी तरफ जा रही थी। But then, to my utter surprise, she turns and begins to swim back in the direction from where she came. लेकिन फिर अचानक से, मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ देख के कि वो जिस डायरेक्शन से आ रही थी वो उसी डायरेक्शन में वापस जाने लग गई। Remorse now takes the place of the pure joy I had just experienced on seeing the cat. तो अब जो था मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट आ गया, बहुत सैडनेस आ गई। अभी थोड़ी देर पहले मेरे अंदर जॉय था, लेकिन अब मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारी बोट की वजह से वो जो इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रही है वो भी अगेंस्ट द करंट, मतलब अगर जैसे पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उस डायरेक्शन में ट्रैवल करना बहुत ईजी होता है क्योंकि आपको पानी हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके अगेंस्ट में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अब उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही थी। हाउ मच एनर्जी हैज़ दैट कैट ऑलरेडी स्पेंड स्विमिंग अगेंस्ट द पावरफुल करंट। वो जो कैट है उसने ऑलमोस्ट कितनी सारी एनर्जी ऑलरेडी वो दे चुकी है क्योंकि वो करंट के अगेंस्ट में जा रही है। एंड आई हैव डिस्टर्ब्ड एंड फोर्स्ड हर, और मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया और उसे फोर्स किया है टू डू जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट शी हैड वांटेड। तो वो जो कैट जहाँ, मतलब ये जो वाइल्ड कैट है, जो टिग्रिस है, वो जहाँ पे भी जाना चाहती थी अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जा रही है। तो नाउ द राइटर स्टार्टेड फीलिंग बैड फॉर द टाइगर। Everyone is now on deck. अब सबके सब जो है शिप में ऊपर डेक पे आ गए।
I shout harsh instructions to the boatman to maintain a distance of at least 30 meters from the cat. मैंने बोटमैन को इंस्ट्रक्ट किया, हार्श इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब मैं उस पर चिल्लाया और मैंने उससे कहा कि वो जो वाइल्ड कैट है, जो हमारी जो टिग्रिस है, उससे कम 30 मीटर्स का डिस्टेंस बना के रखना. And yell at him not to cut off her path to get a better look. और मैंने उससे ये भी कहा कि जैसे अगर मान लो वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रही है, हमारी जो बोट है वो यहाँ पे है, तो डायरेक्शन में डिस्टेंस बना के रखो और उसके पाथ को कट मत करो, वरना क्या होगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी. बट द कैट हैज़ अदर आइडियाज़. लेकिन जो हमारी ये जो कैट है, जो हम कैट मतलब यहाँ हम जो टिग्रिस की बात कर रहे हैं, उसके तो अलग ही आइडियाज़ थे. As our boat comes near to a halt, तो हमारी जो बोट है 30 मीटर्स का डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जैसे वो रुक गई, she actually begins to swim back towards us. तो वो जो ऑपोजिट डायरेक्शन, पहले वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, हमारी बोट यहाँ पे थी, तो जैसे ही उसने देखा कि यहाँ एक बोट है तो वो वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गई थी. लेकिन जैसे ही बोट रुक गई, देन अगेन इट स्टार्टेड कमिंग बैक टू द डायरेक्शन ऑफ द बोट. She approaches as close as 10 meters to our left. तो वो जो था वो ऑलमोस्ट 10 मीटर्स की दूरी पे थी हमारे लेफ्ट में, ग्लैंसिंग अप एट अस जस्ट वंस बिफोर हेडिंग फॉर द शोर फ्रॉम बिहाइंड आवर वेसल. सो उसने हमको यहाँ पे क्रॉस किया, सिर्फ वो 10 मीटर की दूरी पे थी और उस वक्त उसने बस एक झलक देखा हमको, उसने एक ही बार ग्लैंस किया और जो पीछे जो बैंक था, जो पीछे जो किनारा था, वो वहाँ पे चली गई. Tigers are very powerful swimmers. I can imagine her huge paddle-like paws propelling her forward underwater. Tigers जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा powerful swimmers होते हैं. तो वो क्या कह रहा है कि I can imagine, जो उसके जो paws हैं, उसके जो पंजे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि एक बड़े से चप्पू के जैसे समान, जैसे ये होता है एक जो चप्पू, तो उस तरीके से बड़े से पैडल के जितने उसके जो पॉज हैं वो इतने बड़े बड़े हैं. प्रोपलिंग हर फॉरवर्ड, प्रोपलिंग का मतलब है पुशिंग समथिंग फॉरवर्ड. तो जब वो इस तरीके से स्विम कर रही है तो वो उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं. हर हार्ट मस्ट बी फिट टू बर्स्ट फ्रॉम द एफर्ट एंड एंजाइटी. उसका जो दिल है, हार्ट है, वो इतने एफर्ट्स और इतनी ज़्यादा एंजाइटी के कारण बस ऐसा लग रहा है बहुत फटने ही वाला लग रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा फिट होगा कि वो इतना स्विम कर पाई. Avoiding a second project tiger vessel positioned between our boat and the shore, she heads for the mud bank. अब जो था, जैसे ये हमारी बोट है, तो ये हमारी बोट है और हमारी बोट के साथ एक और बोट थी, तो एक और बोट जो हमारी, तो उसने उसको अवॉइड करते हुए, Avoiding a second project tiger vessel positioned between our boat and the shore. मतलब ये अगर शोर है तो शोर के, तो ये हमारी बोट है और ये एक और बोट है, इसको अवॉइड करते हुए वो यहाँ से सीधा बैंक की तरफ चली गई. Great paws touching the earth, the tigress struggles momentarily in the slippery mud and then bounds tail up into the mangroves and is swallowed by the emerald forest. ग्रेट पॉज टचिंग द अर्थ. अब उसके जो बड़े बड़े पंजे हैं, उसने जैसे वो पानी में उसका स्विम हो गया तो वो वापस जो है अर्थ पे आई. द टाइग्रेस स्ट्रगल्स मोमेंटरली, थोड़ी देर के लिए बस उसको वो, क्योंकि वो बहुत स्वम्पी होता है, स्वम्पी मतलब बहुत ही ज़्यादा फिसलन होती है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है वो, तो वहाँ पे वो मोमेंटरली मतलब बहुत ही कम देर के लिए वो लड़खड़ाई वहाँ पे, मतलब वो जो था एकदम बस इन फॉर अ मोमेंट वो जो थी वो वहाँ पे डिसबैलेंस हुई. एंड देन बाउंस टेल अप, और उसके बाद वापस उसने अपने आप को खड़ा किया, उसका टेल उसने अप किया इनटू द मैनग्रोव्स, और वहाँ जो मैनग्रोव्स के पेड़ थे वो अंदर चली गई. एंड स्वॉलोड बाय हर एमरल्ड फॉरेस्ट, स्वॉलोड बाय हर एमरल्ड फॉरेस्ट, ये एक पर्सोनिफाइड सेंटेंस है. यहाँ पे फॉरेस्ट को ऐसा बोला जैसे उसने स्वॉलो कर लिया उसे, मतलब एक तरीके से उसने उसको अपने में सिमट लिया हो. एमरल्ड मतलब होता है ग्रीन का, जो ग्रीन फॉरेस्ट है उसमें वो गई और वो वहाँ पे जाके गायब हो गई. गायब मतलब अब वो अंदर चली गई है, हमें नहीं दिख रहा है. The whole episode takes no more than 3 or 4 minutes. इस पूरे इंसिडेंट को खत्म होने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे. During which I am granted momentary access into the life of one of the world's most secretive, most threatened predators. ये इस एपिसोड को सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे, लेकिन इस 3 से 4 मिनट में मुझे एक मोमेंट्री एक्सेस मिला. किसकी लाइफ को देखने के लिए?
वर्ल्ड के मोस्ट सीक्रेटिव और मोस्ट थ्रेटेंड प्रेडेटर्स, इसकी लाइफ में झांकने का मुझे मौका मिला, उसको 4 मिनट देखने का मौका मिला। आई हैव सीन टाइगर्स इन द वाइल्ड scores of times across India। मैंने बहुत सारे टाइगर्स देखे हैं जंगलों में, मतलब scores of times मतलब many times in India, but for some reason that I cannot quite explain, this experience leaves me marked for life। लेकिन कोई रीज़न है जो मैं शायद समझा नहीं सकता, ये जो एक्सपीरियंस है ये ज़िंदगी भर के लिए मेरे हार्ट में रह गया है। marked me for life मतलब I am going to remember it for my entire life। The Sundarbans is a birder's paradise, and before daylight faded, I found myself identifying birds, comparing their beaks with the foods they sought। अब जब ये पूरा उनका इंसिडेंट खत्म हो गया, so now they are back on track। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं सुंदरबंस एक बर्डर्स पैराडाइज है, मतलब जिनको बर्ड्स पसंद है उनके लिए तो पैराडाइज है, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की बर्ड्स रहती हैं। तो उसने बोला कि और जैसे ही डे लाइट फेड हो रही थी, मतलब जैसे शाम होने वाली थी, तो आई फाउंड माई सेल्फ, मतलब दिन भर बर्ड्स देख के अब मैं क्या डिस्कस कर रहा था, अलग अलग बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहा था, उनकी बीक्स को कंपेयर कर रहा था, वो अलग अलग क्या फूड खाते हैं वो डिस्कस कर रहा था। Curlews and whimbrels dug deep into the mud for crustaceans, sandpipers picked off smaller creatures closer to the surface। अब जो curlews, whimbrels ये सब जो हैं ये सारी के सारी क्या हैं, birds हैं। तो यहाँ पे you can see these are the birds। So ये जो है curlews and whimbrels, these are curlews and whimbrels, and then crustaceans and sandpipers। तो ये crustacean और sandpiper जो ये birds हैं, ये जो है कुछ birds हैं जो बहुत अंदर तक अपनी बीक लेके जाती हैं। जैसे ये birds हैं, ये बहुत अंदर, इनकी बीक देखो, इनकी बीक कितनी ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये बहुत अंदर तक अपनी बीक लेके जाके उसमें से स्नेल्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उनको खा लेती है। सिमिलरली जो crustaceans और sandpipers होते हैं, इनकी बीक उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन ये उसके बाद ये क्या करते हैं, जो थोड़े एकदम डीप नहीं जाते, शैलो पोर्शन के जो इंसेक्ट्स होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, उनको खा लेते हैं। सो and then brown winged kingfisher waited patiently for the fish or crab to come within striking distance before sweeping down on them like multicolored street bombers। और जो ब्राउन विंग किंगफिशर बर्ड जो होती है वो फिश का बहुत ही पेशेंटली वेट करती है, या क्रैब का बहुत पेशेंटली वेट करती है, और जैसे ही उसको लगता है कि शायद अब वाटर में ऊपर साइड में फिश आ गई है या क्रैब आ गई है, तो तुरंत जो है वो स्वूप डाउन करती है, मतलब एकदम अटैक करती है, जस्ट लाइक स्टेल्थ बॉम्बर्स। स्टेल्थ बॉम्बर्स आर दीज बॉम्बर्स जो कि फाइटर प्लेन्स होते हैं। On slick mud banks that melt like chocolate into the water। अब यहाँ वो बोल रहे हैं जो स्लिक मतलब बहुत ही जो ग्लॉसी और स्लिपरी चिकनी मिट्टी जो होती है, तो ऑन स्लिक मड बैंक्स दैट मेल्ट लाइक चॉकलेट इनटू द वाटर, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, मॉनिटर लिजर्ड्स होते हैं, मड स्किपर्स होते हैं, एंड फिडलर क्रैब्स रिवील देमसेल्व्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे जो एकदम चिकनी मिट्टी होती है, ऐसा लगता है चॉकलेट की तरह जो मेल्ट हो रही है, उसमें से ना बीच बीच में कभी आपको क्रोकोडाइल्स दिखते हैं, कभी मॉनिटर लिजर्ड्स दिखते हैं, मड स्किपर्स और फिडलर क्रैब्स जो होते हैं। मड स्किपर्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे दीज आर मड स्किपर्स, no this is a crocodile। so mud skippers क्या होते हैं, a fish that can survive both in water and on land। so जो mud skippers होती हैं वो एक फिश होती है जो लैंड पे भी रह सकती है और पानी में भी रह सकती है। so mud skippers और जो फिडलर क्रैब्स होते हैं, छोटे छोटे क्रैब्स होते हैं, अगर आप कभी भी सी शोर में गए होगे तो आपने देखा होगा जैसे ही पानी आता है तो वो सब अंदर चले जाते हैं, जैसे ही पानी जाता है तो वो वापस बाहर आ जाते हैं, फिर पानी आता है वो सब अंदर चले जाते हैं। सो ये ऐसा लग रहा था कि अर्थ के जूल्स हैं, मतलब ये पूरी जो है ये ज्वेलरी है जो आती है फिर चले जाती है। A snake painstakingly made its way towards a gathering of mud skippers। अब यहाँ पे बहुत सारे mud skippers थे, तो एक स्नेक ने बहुत ही केयरफुली जो है अपना रास्ता बनाया उनको जाके खाने के लिए। But lots of chance at the very last moment when the fish specially adapted for movement on land darted away। तो लेकिन क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पर जब वो अटैक करने ही वाला था वो सब जाके छुप गए, क्योंकि उनकी जो है उनका मूवमेंट ही उनका जो है प्लस पॉइंट है, तो दे ऑल डार्टेड अवे, मतलब वो तुरंत वहाँ से चले गए।
This utterly fragile, strange and magical ecosystem is geologically new and still evolving. ये जो एक utterly fragile, मतलब fragile कोई सी चीज़ होती है जो easy to break, तो यहाँ पे जो utterly fragile, ये जो एक नाजुक सा strange magical ecosystem है, जहाँ birds हैं, जहाँ tigers हैं, जहाँ पे इतने सारे sea animals हैं, they are like geologically new, मतलब ये एकदम नए हैं and they are still evolving, वो अभी भी evolve कर रहे हैं. Rivers and tides circulate nutrients like a chef might stir a great soup with nothing wasted. जो rivers हैं, tides हैं, ये circular, मतलब ये nutrients को circulate करती हैं. इनका मतलब इनके अंदर जितने भी nutrients हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई शेफ जो है किस तरीके से एक सूप को stir करता है, उसके अंदर के सारे ingredients को बहुत अच्छे से मिला देता है. Similarly, जो रिवर्स हैं और जो टाइड्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छे से मिला देती हैं. एज लिविंग क्रिएचर्स जॉइन द बेंथिक फ्लोरा इन मेटाबोलाइजिंग एवरीथिंग ऑर्गेनिक, क्योंकि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं दे जॉइन द बेंथिक फ्लोरा. बेंथिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू क्रिएचर्स लिविंग इन द बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ अ वाटर. तो यहाँ जो वाटर की बॉडी में एकदम जो नीचे जो क्रिएचर्स रहते हैं, ये सारे जो हैं दे जॉइन द फ्लोरा. ये क्योंकि जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, इट इज़ लाइक द सेट ऑफ लाइफ, सस्टेन करना केमिकल रिएक्शंस एंड ऑर्गेनिजम्स. तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको मेटाबोलाइज करना, मतलब आपको अडेप्ट करना जो आपके आसपास सारे चेंज हो रहे हैं, विच इज़ एवरीथिंग ऑर्गेनिक. तो इसका पूरे का मतलब ये है कि वहाँ जो रिवर्स हैं, जो टाइड्स हैं, वो इन सारी चीज़ों को सर्कुलेट कर रही है, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट कर रही है, घुमा दे रही है विथ नथिंग वेस्टेड, जिसमें कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है, जिसमें जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो इन सब फ्लोरा को ज्वाइन करते हैं. हर कुछ उनके आसपास जो है वो ऑर्गेनिक है. Even the air is thick with drama as the sun begins to set. यहाँ वो क्या कह रहे हैं, even the air is thick, यहाँ की जो हवा है वो भी thick है with drama as the sun begins to set. इसका मतलब क्या हुआ, thick with drama, मतलब जब सन सेट हो रहा है तो जिस तरीके से पूरा आसमान लाल, येलो, ऑरेंज हो रहा है, हवा जिस तरीके से चल रही है, पेड़ हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि उसमें पूरी हवा में ड्रामा जो है इंस्टिल हो गया है. Above me, competing with swifts for the bounty of an insect-stalked sky, pygmy pipistrelles scan the horizon. अब वो बोल रहे हैं मेरे जस्ट ऊपर, मतलब मेरे जस्ट ऊपर, competing with swifts for the bounty of an insect. Swifts क्या है यहाँ पे? Swifts मतलब these are the birds. Okay, these are the birds. For the bounty of an insect-stalked sky, pygmy pipistrelles scan the horizon. तो यहाँ पे इतने सारे जो है ना इंसेक्ट्स हैं वो उसके ऊपर हमला करने के लिए, बाउंटी मतलब क्या होता है, रिवॉर्ड पेड फॉर किलिंग. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर उन्होंने किल किया तो दे विल गेट अ रिवॉर्ड, दे विल गेट टू ईट देम. तो मेरे ऊपर कंपीटिंग विद स्विफ्ट फॉर द बाउंटी ऑफ एन इंसेक्ट, मेरे ऊपर बहुत सारे स्विफ्ट बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं. पिग्मी पिपिस्ट्रल्स स्कैन द होराइजन, और पिग्मी पिपिस्ट्रल्स हैं, या पिग्मी पिपिस्ट्रल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बैट लाइक क्रिएचर्स होते हैं, जैसे कि ये दिस इज़ अ पिग्मी पिपिस्ट्रल. तो ये छोटे छोटे जो है बैट लाइक क्रिएचर्स होते हैं, ये सब मेरे ऊपर हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर फूड. Clearly all is well with the world as darkness descends. और तभी जो है रात हो जाती है. On घाजी खाली where we drop anchor for the night. अब घाजी खाली जो है ये भी वहाँ पे एक रिवर है और यहाँ पे वो अपना एंकर जो है ड्रॉप कर देते हैं, मतलब पूरा दिन उनका ख़त्म हो जाता है. जहाँ वो बर्ड्स देखते हैं, डिफरेंट सी क्रिएचर्स देखते हैं, टाइगर स्पॉट करते हैं एंड फाइनली दिन ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी बोट को वहाँ पार्क कर देते हैं, एंकर ड्रॉप कर देते हैं. एंकर ड्रॉप करना मतलब एंकर को अटका दिया, अब आपकी बोट कहीं नहीं जाएगी. अब इसमें जो सेकंड इंसिडेंट था, ये पहला जो इंसिडेंट था यहाँ पे वो बताते हैं किस तरीके से उनका एनकाउंटर हुआ इस मैग्निफिसेंट बीस्ट के साथ. अब ये जो सेकंड इंसिडेंट वो बता रहे हैं, यहाँ वो बता रहे हैं किस तरीके से टाइगर्स जो हैं उनको वो एंडेंजर होते जा रहे हैं, मतलब दे आर एंडेंजर्ड, वाई वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं बिकॉज ह्यूमन्स का इंट्रूजन इतना ज़्यादा है. तो अब यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो ह्यूमन के इंट्रूजन के बारे में पढ़ने वाले हैं. A conflict of interest. Here the author narrates an incident from an earlier visit to the Sundarbans. अब ये 2001 की स्टोरी नहीं है, यहाँ पे राइटर जो हैं वो पहले की एक इंसिडेंट को बता रहे हैं. By the time we reached the Matla forest compartment, all thoughts of heaven had been forgotten.
तो जैसे ही बाय द टाइम जब तक हम मार्टला-फोर फॉरेस्ट कंपार्टमेंट पहुँचे, हमारे सारे जो एकदम कि वाव जंगल है कितना ब्यूटीफुल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जा चुके थे। हियर scores of laborers were busy hacking a huge sweet water pond out of the mangrove swamp. यहाँ पे scores मतलब a number of laborers were busy hacking a sweet water pond, मतलब यहाँ जो है जो सुंदरबन का पूरा जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा स्वैम्पी लैंड है, मतलब दलदल जैसा एरिया है वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा मार्शी लैंड है वो। तो वहाँ पे वो लोग स्वीट वाटर पॉन्ड को हैक करने के लिए आए थे। इसका मतलब क्या है, जो मैंग्रोव्स है मतलब ये बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं इसके बीच में एक स्वैम्प है, वहाँ पे अगर आप ऊपर का हटा देते हो तो नीचे आपको फ्रेश वाटर मिल जाता है, तो वो लोग उसको हैक करने आए थे। आई वंडर्ड व्हाई, since every Sundarbans creature had learned to survive very well in the brackish water environment। मुझे समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी सुंदरबन में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उनको इस ब्रैकिश का मतलब है सॉल्टी वाटर में रहने की आदत हो गई थी, तो वो उस जो क्लीन वाटर है उसको क्यों हैक कर रहे हैं। विदाउट वेल इंटेंशन बट इकोलॉजिकली रिस्की हैंडआउट्स फ्रॉम ह्यूमंस। Half an hour later, we docked at the हल्दीबारी कैंप जेटी। अब हल्दीबारी कैंप जेटी जो है वहाँ पे they docked मतलब उन्होंने वहाँ पे लैंड किया and walked through a net protected walkway to inspect a fleet of fishing boats। और वहाँ पे वो वॉक करने लगे, एक पूरा वॉकवे था जो दोनों साइड पे नेट से कवर था ताकि कोई भी जो जानवर है वो आप पे अटैक नहीं करे। एंड what did we inspect? To inspect a fleet of fishing boats। तो बहुत सारी फिशिंग बोट्स थी। फ्लीट का मतलब होता है इट्स अ कलेक्टिव नाउन, फ्लीट मतलब अ ग्रुप ऑफ शिप्स, तो या अ ग्रुप ऑफ बोट्स। तो ये जो फ्लीट था फिशिंग बोट्स का, इनको वो इंस्पेक्ट करने आए थे। अब ये किसकी बोट्स थी? लेडन विथ लॉग्स द बोट्स हैड बीन कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम वुड पोचर्स बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये जो जितनी भी बोट्स थी ये सब लॉग से भरी हुई थी, मतलब जो पोचर्स होते हैं उन्होंने, पोचर्स मतलब जो इलीगल हंटर्स होते हैं, उन्होंने ये जो है पेड़ काट के, क्योंकि वहाँ पे स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है पेड़ों की, मतलब लॉग की, वुड की, तो उन्होंने इन पेड़ों को काट के पूरे बोट्स को मतलब दे वर लोडेड और वो उसको जो है कहीं स्मगल कर रहे थे। लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने इसे कॉन्फिस्केट कर लिया, मतलब उन्होंने इसे जब्त कर लिया और दे रैन अवे। तो यहाँ पे जो इतनी सारी बोट्स थी इनको इंस्पेक्ट करने के लिए आए थे ये लोग। There are almost 3 lakh people who scour the Sundarban swamps to eke out a living each day, and some clearly are no longer satisfied with farming or fish। ऑलमोस्ट 3 लाख लोग हैं हु स्काउर मतलब सर्च थरोली द सुंदरबन स्वैम्प्स, जो पूरे सुंदरबन के जो स्वैम्प होते हैं उसको पूरे टाइम देखते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, टू ईक आउट टू सर्वाइव अ लिविंग ईच डे, एंड सम क्लियरली आर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद फार्मिंग और फिशिंग। मतलब ये लोग जो हैं ये बस ये देखते रहते हैं कि कोई यहाँ पे कोई पोचर तो नहीं आया है, कोई इलीगल जो है यहाँ पे स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, उनकी लिविंग इस तरीके से चलती है। एंड दे आर सो मच इन लव विद द फॉरेस्ट दैट दे डू नॉट वांट टू डू फिशिंग और दे डू नॉट वांट टू डू फार्मिंग एनीमोर। एट दिस रेट द फॉरेस्ट विल सून वैनिश। अब इतने जो पोचर्स आ रहे हैं, 3 लाख लोग जो हैं वो लोग जो हैं लगे हुए हैं, कभी यहाँ पे 3 लाख लोग वो हैं जो अपनी लिविंग के लिए कभी कुछ लेके जा रहे हैं फॉरेस्ट से, कभी कुछ चुरा रहे हैं फॉरेस्ट से। तो मैंने जो पहले कहा कि वो लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो इधर से कभी वो किसी को हंट कर रहे हैं, कभी वो यहाँ से जो है नार्कोटिक्स जो है वो वहाँ पे उसमें डील कर रहे हैं, या वो भी वुड चुरा रहे हैं, या वो जो है जूट चुरा रहे हैं। तो ऐसे इसी स्पीड में अगर हुआ हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आई थॉट डार्कली सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा लोग उसको जाके सब बेच देंगे। A deltaic patch of low-lying mud and silt, the Sundarbans is a tropical estuarine swamp forest where as many as 65 mangrove plant species grow, making it the most biodiverse mangrove forest in the world। अब वो यहाँ क्या बोल रहे हैं? A deltaic patch of low-lying mud। डेल्टा क्या होता है? A usually triangular alluvial deposit at the mouth of a river। तो जैसे यहाँ पे माउथ ऑफ द रिवर में जो एकदम ट्रायंगुलर जो डिपॉजिट होता है, तो जो एक पूरा जो एक
एक तरीके से आइलैंड जैसा बन जाता है, एक डेल्टा जैसा बन जाता है। तो एक डेल्टा एक पैच है ये लो लाइंग मड का एंड सिल्ट। तो लो लाइंग मड मतलब जो धंस जाती है मिट्टी वो, और उसके साथ जो रेत होता है, इसके कॉम्बिनेशन का ये पूरा जो सुंदरबन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत मार्शी लैंड है, स्वैम्पी लैंड है, मतलब ये एकदम धंस जाता है। इट्स अ ट्रॉपिकल एस्चुराइन स्वैम्प फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एस्चुराइन, एस्चुराइन का मतलब होता है रिलेटिंग टू द माउथ ऑफ अ लार्जर रिवर वेयर इट मीट्स द सी। तो ये एक स्वैम्प फॉरेस्ट है जहाँ पे 65 से ज़्यादा मैंग्रोव के वैरायटीज़ हैं। जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं उसमें 65 से ज़्यादा वैरायटी है, इसीलिए इसको मोस्ट बायोडाइवर्स मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। सो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैंग्रोव्स की वैरायटीज़ हैं, इसीलिए इसको मोस्ट बायोडाइवर्स मैंग्रोव कहा जाता है। Nutrients pour into this food factory from all sides as flood waters from both the Ganges and the Brahmaputra mix and merge with the southern ocean tides to carve ever-shifting creeks and channels, the veins and arteries of the Sundarbans. अब यहाँ क्या कह रहे हैं वो, nutrients pour into this food factory। सुंदरबन को फूड फैक्ट्री कहा गया है, और वो कह रहे हैं इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, फ्रॉम ऑल साइड्स एट फ्लड वाटर्स फ्रॉम बोथ द गंगास एंड द ब्रह्मपुत्र मिक्स। अब ये जैसे सुंदरबन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे हर तरीके से जो है हर जगह से पानी आ रहा है, और ये कौन सा पानी है, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो इसका जो फ्लड वाटर, जो दोनों ही रिवर का जो फ्लड वाटर होता है, इट मिक्स एंड मर्ज विद द सदर्न ओशन टाइड्स। ये दोनों पानी जो है सदर्न ओशन टाइड से मिक्स होते हैं टू कार्व एवर शिफ्टिंग क्रीक्स। अब जो यहाँ पे जो है थोड़े छोटे जैसे मतलब छोटे छोटे जो है क्रीक्स हुए, चैनल्स हुए, उसके थ्रू ये फॉरेस्ट में एंटर करते हैं। एक तरीके से इसको आप जैसे हमारी बॉडी में वेन्स और आर्टरीज होती है जिसके थ्रू पूरे जो नसें होती हैं बेसिकली, जिसके थ्रू पूरा खाना ट्रैवल करता है, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो एवर शिफ्टिंग क्रीक्स और चैनल्स हैं छोटे छोटे नदी के, यही इनका जो है आर्ट्स और वेन्स और आर्टरीज का काम करता है, जो कि इसको फूड सप्लाई करता है। Humans are not really welcome in the Sundarbans and life can be hard and very dangerous for them unless, of course, they happen to be traveling in the comfort of tourist vessels। अब वो बोल रहे हैं कि सुंदरबन में humans are not welcome और लाइफ यहाँ पे बहुत हार्ड और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अनलेस ऑब्वियसली अगर आप वेल प्रोटेक्टेड टूरिस्ट बोट्स में ट्रैवल कर रहे हो। Little wonder that human settlements exist only in the northern edges where solid ground and man-made dikes keep the tides at bay। ये इतना बड़ा जो सुंदरबन का एरिया है उसमें सिर्फ जो नॉर्थ पार्ट है उसका जो नॉर्दर्न एज है सिर्फ वहाँ पे ह्यूमंस जो हैं वो सेटल हुए हैं, मतलब वो सिर्फ वहीं उसी एरिया में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड सॉलिड है, मार्शी नहीं है, धंसने वाला नहीं है, और मैन मेड डाइक्स हैं। डाइक्स मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग वॉल और एम्बैंकमेंट बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग फ्रॉम द सी। मतलब बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं कि अगर सी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, फ्लड आ रहा है, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। This is probably the only tiger reserve in India in which there are no permanently settled villages। और ये जो है पूरे इंडिया में शायद एक ही टाइगर रिजर्व ऐसा है जहाँ पे परमानेंटली कोई विलेज सेटल नहीं हुआ है, मतलब लोग परमानेंटली सेटल नहीं होते हैं। दिस इज द अल्टीमेट लैंड ऑफ द टाइगर। यहाँ पे ह्यूमंस रहते ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टाइगर्स रहते हैं। दो ह्यूमंस आर नॉट सेटल्ड हियर, दो ह्यूमंस जो हैं वो यहाँ सेटल नहीं होते, दे पोर इनटू द स्वैम्प्स ऑन एवरी डे दैट द वेदर अलाउज। तो जो भी वेदर अलाउ करता है ये पूरा उनके जो स्वैम्प में पोर करते जाते हैं, ये खुद उसके थ्रू आ जाते हैं। दिस सेट्स अप अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट that ends up as a no-win situation in which both humans and tigers die। no-win situation एक ऐसी situation होती है जिसमें आपके पास choices तो हैं, लेकिन आप किसी भी choice को अगर आप अपना लो तो आपको ultimate outcome मिल ही नहीं सकता, आपको profit मिल ही नहीं सकता। तो ये जिस तरीके से जो humans हैं वो forest को exploit कर रहे हैं, वो deforestation कर रहे हैं, grassland के लिए वो जो है animal अदर बाकी लोगों को लेके अंदर आ जा रहे हैं, वो इस forest को exploit कर रहे हैं। इन अ वे जो टाइगर्स और ह्यूमंस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसकी वजह से टाइगर्स भी मर रहे हैं और ह्यूमंस भी मर रहे हैं। सो वेयर टाइगर्स स्विम इज अ वाइल्ड लाइफ लिटरेचर
A small extract taken from the book The Sundarbans Inheritance written by बिट्टू सहगल। तो यहाँ तक हमने क्या बता दिया, यहाँ तक तो हमने बता दिया कि ये कौन सी बुक से लिया गया है और किसने लिखा हुआ है। It is about his experience of watching a real wild tiger swimming in the Niti-Dopani river in the Sundarbans Tiger Reserve। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस की watching a real wild tiger, कहाँ पे, नीति-दोपानी रिवर में, और ये कहाँ है ये रिवर, सुंदरबंस टाइगर रिजर्व में। The writer talks about the mesmerizing experience of watching the wild cat, its majestic look and fierce expressions। तो यहाँ पे जो राइटर है वो उसके mesmerizing experience को शेयर कर रहा है, जहाँ किस तरीके से उसने उस वाइल्ड कैट को देखा, उसका majestic look और उसके जो killing expressions थे। He also talked about different types of birds and the food they sought। इस चैप्टर में उन्होंने अलग अलग तरीके की जो बर्ड्स होती हैं वो क्या खाती हैं, उनके बीक्स के बारे में वो सब भी डिस्कस किया। Then he talked about water animals and how the magical ecosystem is geologically new and still evolving। उन्होंने फिर वहाँ के वाटर एनिमल्स के बारे में बात किया। उन्होंने बोला कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है, जहाँ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, किस तरीके से आज भी इवॉल्व हो रहे हैं। The narrator also narrates an incident from an earlier visit। जो नरेटर हैं वो एक और इंसिडेंट शेयर करते हैं, उनके एक पहली विजिट, मतलब सुंदरबन में वो पहली बार नहीं आ रहे, तो सुंदरबन में इससे पहले जो उनका विजिट था उसके बारे में वो एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। इन दिस इंसिडेंट द राइटर टॉक्स अबाउट हाउ सुंदरबंस इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय ह्यूमंस। यहाँ वो बता रहे हैं कि सुंदरबन कैसी जगह है, किस तरीके से ह्यूमंस उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, life at Sundarbans and other aspects। Now this is the summary of this chapter। We are going to start with the question answers। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको match the following है, Fiddler crabs, movement on land, हल्दी भारी कैंप, water of the Sundarbans। तो इस तरीके से आपको जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हैं, कुछ फ्रेजेस दिए हैं और उसके साथ आपको यहाँ पे मैच करना है। तो हम सीधा जाएंगे आंसर्स में। फिडलर क्रैब्स क्या थे, ये उसको उन्होंने जूल्स कहा था। वो जो क्रैब्स होते हैं जो एकदम से आते हैं और पानी आती है तो फिर अंदर चले जाते हैं, जैसे ही पानी चला जाता है तो फिर वो एकदम शोर पे आ जाते हैं, फिर वो अंदर चले जाते हैं, इसको उन्होंने अर्थ के जूल्स कहा है। मूवमेंट ऑन लैंड, मड स्किपर। मूवमेंट ऑफ लैंड किसके लिए था, मड स्किपर, जो एक ऐसी फिश है जो पानी में भी रह सकती है और लैंड पे भी रह सकती है। हल्दी भारी कैंप, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने बोट्स, जितनी भी बोट्स थी जो लोग चुरा के लेके जा रहे थे लॉग्स को, उसको कॉन्फिस्केट कर लिया था। कॉन्फिस्केट का मतलब जब्त कर लिया था। वाटर ऑफ द सुंदरबंस, अब वाटर ऑफ द सुंदरबन कैसा है, ब्रैकिश है। ब्रैकिश का मतलब होता है सॉल्टी। नेक्स्ट इज अ रॉयल बंगाल टाइगर, ये क्या है, उसको उन्होंने सोचा था कि वो एक फ्लोटिंग लॉग है। घासी खाली क्या है वहाँ पे, इट इज़ द प्लेस टू ड्रॉप एंकर, मतलब जहाँ पे वो रिवर, जहाँ उन्होंने लास्ट में जब रात हो गई थी तो उन्होंने एंकर ड्रॉप कर दिया था। माटला फोर फॉरेस्ट कंपार्टमेंट, माटला फोर फॉरेस्ट कंपार्टमेंट में क्या हुआ था, देयर वर पीपल हु वर डिगिंग अ स्वीट वाटर पॉन्ड, वो मार्शी लैंड में स्वैम्प से हटा के एक जो है स्वीट वाटर पॉन्ड को डिग कर रहे थे। मैनग्रोव्स, अब मैनग्रोव्स क्या है, उसकी 65 डिफरेंट स्पीशीज है सुंदरबंस में। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये दो रिवर्स हैं जो मिक्स एंड मर्ज विद सदर्न ओशन टाइड्स। सिंपल, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो दिस इज गोइंग टू बी एन लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अब है डिस्क्राइब द इनकाउंटर बिटवीन द नरेटर एंड द टाइगर। अब ये जो नरेटर और टाइगर के बीच का जो पूरा इनकाउंटर हुआ है उसे हमें डिस्क्राइब करना है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी अ बिट लेंदी। The narrator, while making his way along the blue-green waters of the Niti-Dopani river in the Sundarbans Tiger Reserve, देखो इस आंसर को समझो, लेंथ पे मत जाओ, ठीक है। इसमें जो नरेटर while making his way, जब वो कहाँ जा रहा था, along the blue-green water, कौन से वाटर में, नेती-धोपानी रिवर के वाटर में। कहाँ है नेती-धोपानी रिवर, सुंदरबन टाइगर रिजर्व में। तो बस ये 3 वर्ड्स की वजह से इतना लंबा जो है 3 लाइन्स बढ़ गई हैं। तो आपको क्या लिखना है, द नरेटर while making his way along with the blue-green waters of the नेती-धोपानी river in the सुंदरबन टाइगर रिजर्व spotted something which looked like a floating log। उसने कुछ ऐसा नजर आया उसको जो ऐसा लगा कि तैरता सा जो लकड़ी का टुकड़ा है।
He noticed that it was moving at a 90-degree angle towards their vessel. फिर उसने नोटिस किया कि वो 90 डिग्री के एंगल पे उसके वेसल की तरफ, उसकी बोट की तरफ आ रहा है. Later he realized that it was not a log but a wild tiger. बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये तो कोई लॉग नहीं है, ये एक वाइल्ड टाइगर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हैपनिंग एट माटला 4 फॉरेस्ट कंपार्टमेंट, व्हाट वाज द ऑथर्स व्यू अबाउट द एक्टिविटी. अब माटला 4 फॉरेस्ट कंपार्टमेंट में क्या हो रहा था, स्कोर्स ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे जो लेबरर्स थे वो उस मार्शी लैंड, स्वैम्प लैंड में से हैक कर रहे थे. क्या, एक स्वीट वाटर पॉन्ड हैक कर रहे थे. तो हम वही लिखेंगे एट माल्टा, it's not Malta, it's Matla. At Matla 4 forest compartment, scores of laborers were hacking a huge and sweet water pond. वो जो एक बड़ा सा huge और sweet water pond था out of the mangrove swamp. Mangrove swamp में से एक water pond को वो hack कर रहे थे. The author wondered why did they hack a sweet water pond since every Sundarbans creature had learned to survive very well in the salty water environment. Author जो writer है हमारे, वो wonder कर रहे थे, वो अमेज हो रहे थे, सरप्राइज हो रहे थे कि वो लोग क्यों कर रहे हैं ये काम, क्योंकि सुंदरबन का एवरी क्रिएचर उसने अडेप्ट कर लिया है सॉल्टी वाटर में रहने के लिए. What does the author say about the biodiversity of the Sundarbans? अब यहाँ पे ऑथर जो है सुंदरबन की बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या कह रहे हैं. A deltaic patch of low-lying mud and silt, the Sundarban is a tropical estuarine swamp forest where as many as 65 mangrove plant species grow. तो अब आप यहाँ पे बेसिकली सुंदरबंस के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है. तो आपने क्या बोला, ये क्या है, ये एक डेल्टाइक पैच है लो लाइंग मड का, जिसमें लो लाइंग मतलब जो धंसने वाली मिट्टी होती है और जो रेत होती है उसका एक मिक्सचर है ये. तो सुंदरबन क्या है, एक ट्रॉपिकल एस्चुराइन स्वैम्प है, स्वैम्प फॉरेस्ट है जहाँ पे 65 से ज़्यादा जो है मैंग्रोव प्लांट स्पीशीज ग्रो करते हैं, मेकिंग इट द मोस्ट डाइवर्स मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. तो मोस्ट डाइवर्स मतलब सबसे ज़्यादा घना और मैक्सिमम स्पीशीज वाला मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरी दुनिया में. It is the only tiger reserve in India with no permanently settled villages. ये एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है इंडिया में जहाँ पे परमानेंटली मतलब कोई भी विलेज परमानेंटली सेटल नहीं होता, मतलब ह्यूमन का जो सेटलमेंट है वो वहाँ परमानेंट नहीं है. It is a birder's paradise along with a varied species of water animals. ये एक birder's paradise है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी तरह की आपको birds मिल सकती हैं. Also, it is a home to a lot of water animals, right? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर देयर नो परमानेंटली सेटल्ड विलेजेस इन द टाइगर रिजर्व. अब इस टाइगर रिजर्व में परमानेंटली सेटल्ड विलेजेस क्यों नहीं हैं? There are no permanently settled villages in the tiger reserve because life can be extremely difficult. यहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल हो सकती है, hard and dangerous for humans as there is no solid ground and man-made dikes. यहाँ पे कोई सॉलिड ग्राउंड ही नहीं है, हर जगह तो आप धंस जाओगे, तो आप घर तो बना नहीं सकते. प्लस यहाँ पे मैन मेड डाइक्स भी नहीं है. डाइक्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े वॉल्स आप बनाते हो ताकि अगर बाढ़ आए तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सके. तो ना डाइक्स है यहाँ पे, और लैंड एकदम स्वम्पी है, मतलब यहाँ पे जो है हार्ड सरफेस नहीं है, तो यहाँ पे वो अपना घर भी नहीं बना सकते. दिस इज द अल्टीमेट लैंड ऑफ द टाइगर. ये सिर्फ टाइगर का लैंड है, यहाँ पे ह्यूमंस जो है वो सेटल नहीं हो सकते. What is the no-win situation in the Sundarbans that the author describes? Author बोलते हैं कि एक no-win situation है, ना ह्यूमंस के लिए कोई जीत है ना टाइगर्स के लिए. ऐसा क्यों? A no-win situation, also called as lose-lose situation, is one where a person has choices but no choice leads to a net gain. एक नो विन सिचुएशन वहाँ होती है जहाँ पे लूज लूज कंडीशन होती है, मतलब कोई भी जीतेगा नहीं, तुम भी नहीं जीतोगे, मैं भी नहीं जीतूंगी. मतलब आपके पास चॉइसेस होंगे लेकिन आप किसी भी चॉइस को जो है एक्सेप्ट कर लो, आपको नेट गेन नहीं होगा. The no-win situation in the Sundarbans that the author describes is that though humans are not settled there, वहाँ पे humans settled नहीं है, they pour into the swamps on every day that the weather allows. तो वो हर कुछ उसमें जो है मतलब जो है वो वहाँ पे जो swamps में पोल करते जा रहे हैं. This sets up a conflict of interest that ends up as a no-win situation in which both humans and tigers die. तो ये जो आपका लास्ट पैराग्राफ है आपके चैप्टर का, वो हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया है.
नेम द वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट, और उनको जो है एयर, वाटर और लैंड के हिसाब से सेग्रीगेट करके लिखना है। तो यहाँ पे एयर स्पीशीज में हमने लिखा है कर्ल्यूज, विम्बल्स, क्रस्टेशियंस, सैंडपाइपर्स, पिग्मी पिपिस्ट्रल्स एंड ब्राउन विंग्ड किंगफिशर्स, इन सब के बारे में हमने बात करी है। वाटर स्पीशीज में वाटर क्रोकोडाइल्स, मॉनिटर लिजर्ड्स, मड स्किपर्स एंड फिडलर क्रैब्स, और लैंड स्पीशीज में टाइगर्स एंड स्नेक्स। क्लियर? अब है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलीज फ्रॉम द चैप्टर एंड एक्सप्लेन व्हाट दे मीन। यहाँ पे सिमिलीज क्या होते हैं? सिमिलीज मतलब जब आप दो इंडिविजुअल चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हो जिसमें एक कोई सी चीज़ कॉमन होता है। जैसे मैंने बोला हर लिप्स वर एज सॉफ्ट एज फेदर, जब मैंने बोला एज सॉफ्ट एज फेदर मतलब मैं यहाँ पे किस चीज़ को कंपेयर कर रही हूँ? सॉफ्टनेस को कंपेयर कर रही हूँ। तो जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो यूजिंग द वर्ड्स एज या लाइक, इसको हम बोलते हैं सिमिली। तो यहाँ पे चैप्टर में हमने जो 2 सिमिलीज यूज करी हैं, एक है एज मैनी एज 65 मैनग्रोव प्लांट स्पीशीज ग्रो, और एक और लाइन जो है लाइक अ शेफ माइट स्टर अ ग्रेट सूप, जहाँ वो बोल रहे हैं कि इसमें इतने जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जो है एक शेफ जो है वो अपने ग्रेट सूप को मिक्स कर रहा है, उस तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स जो है मिक्स हो जाते हैं। सो दैट लाइन विल कम। अब है पॉन्डर मतलब सोचो और आंसर करो। लिस्ट द ट्रेट्स ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड इन द चैप्टर। सो ये रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है? द बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री, फर्स्ट पॉइंट। टाइगर्स आर पावरफुल स्विमर्स, ये हमने पढ़ा है, सेकेंड पॉइंट। दे हैव एक्सेलेंट विजन एंड गुड हियरिंग, जो टाइगर्स होते हैं उनका विजन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो बहुत दूर तक का सुन लेते हैं। दे आर लार्जर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल देन अदर टाइगर्स। जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं उनकी लेंथ, उनके वेट, दे लुक सो मैसिव। तो ये जो है बाकी सारे टाइगर्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं और बड़े होते हैं। Why do you think humans come into conflict with their environment? अब ये humans जो हैं क्यों इनके environment के साथ इनका conflict होता है, क्यों इनकी लड़ाई होती है? Humans come into conflict with their environment for increasing need of human settlement. Human settlement चाहिए इनको तो ये इनके जो है forest को ख़त्म कर देते हैं, agricultural expansion के लिए forest को ख़त्म कर देते हैं, illegal grass collection करते हैं and deforestation। इन सारी चीज़ों की वजह से humans में और वहाँ के जो creatures हैं स्पेशली टाइगर्स में एक conflict हो जाता है। So now let's start. Compound adjectives. You have come across several compound adjectives in this chapter such as pedal-like paws and brown-winged kingfisher. ये compound adjectives होते क्या हैं? Compound adjectives मतलब वो adjectives जो कि 2 words से मिलके बने होते हैं और जिसके बीच में आप एक हाइफन लगाते हो। तो जैसे ब्राउन विंग वाला किंगफिशर, ब्राउन अपने आप में एक कलर है, ये एक सिंगल एडजेक्टिव है। विंग्ड जब आपने बोला वो एक एडजेक्टिव है, तो दोनों मिलके कंपाउंड एडजेक्टिव बनते हैं। पेडल ये एक नाउन है, लाइक ये एक वर्ब है, लेकिन जब आपने इन दोनों को मिलाया तो पेडल लाइक पॉज आप यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो, इन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स। तो एक कंपाउंड एडजेक्टिव इज मेड अप ऑफ 2 or more वर्ड्स यूजुअली रिटन विद अ हाइफन, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ सिंगल आइडिया। लेकिन अगर मैंने बोला पेडल लाइक पॉज तो मतलब ये भी नहीं है पेडल लाइक नहीं, ये एक आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैन ईटिंग टाइगर was hiding at the edge of the forest. The man eating tiger. अब यहाँ पे देखो कौन सा वो वाला टाइगर जो मैन को ईट करता है। The man eating tiger was holding at the edge of the forest. और she had a blink and you miss it appearance in the film. अपीयरेंस उसका कैसा था, मतलब मूवी में उसका कितना रोल था? ब्लिंक एंड यू मिस इट, ब्लिंक एंड यू विल मिस द रोल, मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा छोटा सा रोल था। तो ये उसके अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये पूरा एक एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव है। अंडरस्टूड? नाउ ये जो हाइफन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हाइफन नहीं होगा तो वर्ड का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैन ईटिंग टाइगर में से मैंने हाइफन हटा के लिखा मैन ईटिंग टाइगर, तो इसका मतलब हो जाएगा एक आदमी जो शेर को खा रहा था, और ये पूरे जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पूरे मीनिंग को चेंज कर देगा। सो रिमेंबर, इफ यू डोंट यूज हाइफनेट, if you don't hyphenate a compound adjective, it can completely change its meaning.
फर्स्ट सेंटेंस में विदाउट अ हाइफन द कंपाउंड एडजेक्टिव में मीन द मैन हु वाज ईटिंग द टाइगर, व्हिच मीन्स टोटली डिफरेंट। अब हमें करना क्या है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। रीराइट दी सेंटेंसेस यूजिंग कंपाउंड एडजेक्टिव्स। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। द जर्नी टुक 5 आवर्स। द जर्नी टुक 5 आवर्स, तो मैंने इसको बोला इट वॉज अ 5 आवर जर्नी। मेरे को कंपाउंड एडजेक्टिव यूज करना है, मैं जर्नी की बात कर रही हूँ। जर्नी कितनी लंबी थी, 5 आवर्स लंबी थी, तो मैं बोलूँगी 5 आवर लंबी जर्नी थी। इट वॉज अ 5 आवर जर्नी। कितनी बड़ी जर्नी थी, 5 आवर। अब इसमें ऑलवेज रिमेंबर 5 आवर्स नहीं आता, 5 आवर जर्नी ही होगा। I love to eat tomatoes that are dried in the sun. मुझे वो टोमेटोज खाने अच्छे लगते हैं जिन्हें धूप में सुखाया गया होता है। इसको आप बोल सकते हो sun dried tomatoes. I love to eat sun dried, तो ये sun और उसके बाद हाइफन और आ जाएगा dried. I love to eat sun dried tomatoes. नेक्स्ट है देयर वॉज अ गैप ऑफ 10 मिनट्स। तो सिमिलरली जैसे हमने इसको यूज किया था वैसे ही हम बोलेंगे देयर वॉज अ 10 मिनट गैप। देयर वॉज अ 10 मिनट गैप। ये हो गए हमारे आंसर्स। ये देखो, सन ड्राइड टोमेटोज एंड देयर वॉज अ 10 मिनट गैप। अब 10 मिनट्स गैप नहीं होगा, 10 मिनट गैप होगा। आई हैव अ वेकेशन ऑफ 2 वीक्स, तो ये क्या हो जाएगा, आई हैव अ 2-week vacation. The lecture lasted an hour, so हम बोलेंगे it was an hour long lecture. hour long का मतलब होता है 1 घंटे का lecture. My memories of that holiday are bitter and sweet. तो आप क्या बोलोगे, I have sweet bitter memories of my holiday. I have sweet bitter memories of my holiday. Seema is always satisfied with herself. सीमा इज ऑलवेज सेटिस्फाइड विथ herself, तो हम ये बोल सकते हैं सीमा इज सेल्फ सेटिस्फाइड, क्योंकि वो खुद से सेटिस्फाइड है, तो सीमा इज सेल्फ सेटिस्फाइड। दैट डॉग लुक्स डेंजरस। दैट डॉग लुक्स डेंजरस, तो हम बोलेंगे दैट इज अ डेंजरस लुकिंग डॉग। वो कैसा है, खतरनाक दिखने वाला डॉग है। द कलर ऑफ द वॉलपेपर वॉज एज ब्लू एज द स्काई। सिंपली बोल दो स्काई ब्लू है, so the color of the wallpaper was sky blue. Next है complete the paragraph by choosing the correct option from these commonly confused words. It is hypocritical to moan or moan about the damage or injury done to our environment. It is hypocritical मतलब क्या होता है, hypocrite मतलब बोलते कुछ और हो, सोचते कुछ और हो, आप सब environment को जो है हार्म कर रहे हो, तो it is hypocritical to moan. मोन का मतलब होता है अरे ये क्या हो गया, और मोन मतलब जैसे कोई मर जाता है तो आप उसके लिए मोन करते हो, तो आप बोलोगे इट इज हाइपोक्रिटिकल टू मोन अबाउट द डैमेज डन टू आवर एनवायरमेंट आउट ऑफ। अब देखो ये 2 शेयर है, एक शेयर का मतलब होता है छोटा, जो SHEER मतलब एकदम नेग्लिजिबल, बहुत छोटा, और एक SHEAR, सो दैट्स अ डिफरेंट वर्ड। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, दैट इट इज हाइपोक्रिटिकल टू मोन, MOAN कराहना, और यह सोचना अरे ये क्या हो गया, मोन अबाउट द डैमेज डन टू आवर एनवायरमेंट आउट ऑफ शेयर ह्यूमन सेल्फिशनेस। वी शुड नॉट प्रिज्यूम। अब 2 वर्ड्स दिए हैं आपको, उसमें एक अज्यूम है और प्रिज्यूम। अज्यूम मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बिना किसी मतलब आपके पास कहीं कोई से सबूत नहीं है, आपके पास कोई फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है और आप सिर्फ अजम्पशन लेके चल रहे हो। प्रिज्यूम मतलब क्या होता है कि आप पहले से सोच लेते हो किसी के बारे में, अपना मतलब धारणा आप दोनों में बना रहे हो। अज्यूम और प्रिज्यूम में दोनों में ही आप कोई काम होने से पहले उसके बारे में एक परसेप्शन बना रहे हो, लेकिन एक में आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स हैं और एक में आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है। अज्यूम मतलब आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई फिगर्स नहीं है, आप बस अज्यूम कर ले रहे हो, और प्रिज्यूम मतलब फैक्ट्स और फिगर्स है उसके बाद भी आप अज्यूम कर ले रहे हो। ओके, सो we should not presume that we will have time to make amends. Amends मतलब changes करने का टाइम होगा हमारे पास। We make a conscious effort. अब 2 है आपके पास, ये वर्ड्स देखो, we make a conscious, एक होता है conscientious। conscientious का मतलब होता है जो आपका conscience बोले, जो आपकी अंतरात्मा बोले, और conscious का मतलब होता है जागते हुए कोई काम करना, मतलब in your senses you are doing something, आप अपने होशो हवास में कोई काम कर रहे हो। अब है बिकॉज
अपन को कॉन्शियस एफर्ट्स लेने चाहिए टू चेंज आवर लिविंग और लाइफस्टाइल, हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लाइफस्टाइल्स, बिफोर इट अफेक्ट्स आवर फ्यूचर। अब ये जो दो वर्ड्स हैं अफेक्ट्स और EFFECTC, तो एक होता है बिफोर इट अफेक्ट्स, मतलब यहाँ ये वर्ब है, ये कि ये कोई इफेक्ट करेगा, मतलब कोई काम करेगा, तो ये एक वर्ब है। इसका इफेक्ट क्या होगा, कोई चीज होगी, ये नाउन की तरह एक्ट करता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, सो बिफोर इट अफेक्ट्स आवर फ्यूचर, वन ऑफ द प्रिंसिपल डेंजर्स। अब दो यहाँ पे प्रिंसिपल दिए हुए हैं, PAL और PLE। PLE वाले का मतलब होता है आपके नॉर्म्स, आपके जो उसूल हैं, आपके जो रूल्स आप बनाते हो उन्हें प्रिंसिपल्स कहते हो। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे आ गया, वन ऑफ द प्रिंसिपल डेंजर्स इज अपैथी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन। अब अपैथी और एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है किसी के लिए पिटी फील करना, किसी के पेन को खुद से समझते हुए उसके लिए पिटी फील करना। और एक यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपैथी, तो यहाँ पे है कि हमें समझना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या होगा। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, तो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, एक है सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब पूरा स्केड्यूल, लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है उसका रिजल्ट। ओके, make sentences with these expressions from the chapter. Marked for life, within striking distance, at bay, no one situation, in flesh and blood, heart fit to boast. तो अब इसके हम देख लेते हैं सेंटेंसेस। सबसे पहले है मार्क्ड फॉर लाइफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे इतना पड़ना कि आपकी ज़िंदगी बदल देना। जैसे आपके साथ बचपन में कोई हादसा हुआ या किसी ने आपको इतना मोटिवेट किया, आपकी ज़िंदगी बदल गई, तो इट हैज़ मार्क्ड यू फॉर लाइफ। To greatly affect, alter or impair one's memory for the rest of one's life. I hope such a traumatic event like that won't mark him for life. जैसे किसी के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो I hope कि that won't mark him for life, मतलब उसकी ज़िंदगी भर के लिए ऐसा ना हो कि उसके साथ ये एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल याद बन के रह जाए। Within striking distance मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब नियर इनफ टू हिट और अचीव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, माई गोल इज एट अ स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, मतलब मेरा जो सपना है, मेरा जो गोल है, बस अब मैं उस तक पहुंचने ही वाली हूँ। वी आर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ आवर गोल। एट बे, एट बे का मतलब क्या है, एट अ सेफ डिस्टेंस, हेल्ड बैक बाय सम एक्शन। लाइक एट बे मतलब रुके हुए हो, थोड़े दूर पे हो, सेफ डिस्टेंस पे हो। वी हैव अ सिक्योरिटी सिस्टम टू कीप बर्गलर्स एट बे, मतलब हमारे पास एक कितना अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें हम सारे चोर लोगों को, सारे रॉबर्स को जो है एट बे रखते हैं, मतलब एट अ सेफ डिस्टेंस रखते हैं खुद से, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नो विन सिचुएशन में आपको बता चुकी हूँ। नो विन सिचुएशन मतलब जहाँ पे किसी के पास चॉइसेस होते हैं लेकिन कोई भी चॉइस जो है आपको नेट गेन नहीं देगी, किसी भी चॉइस को लेने से आपका फायदा नहीं होगा। सो इट इज़ अ नो विन सिचुएशन इन विच द रियल लूजर्स आर माई स्टूडेंट्स। ये एक नो विन सिचुएशन है। मान लो कि आपने बोला कि नहीं पेपर्स तो एग्जाम्स होंगे लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा टफ कर दोगे, तो आपने क्या बोला, अगर तुम बहुत टफ करोगे तो मेरे स्टूडेंट सफ़र करेंगे, अगर तुम पेपर नहीं लोगे तो भी मेरे स्टूडेंट सफ़र करेंगे। तो इन बोथ द केसेस इट्स अ नो विन सिचुएशन। इन फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है लाइक किसी में ह्यूमन फीलिंग्स हो, या हम किसी ह्यूमन की बात कर रहे हैं, या लाइक और दे आर नॉट परफेक्ट, इसमें दोनों मतलब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम इन फ्लैश एंड ब्लड, मतलब मैंने उसको टीवी पे नहीं सामने सामने देखा, या कम ऑन आई एम फ्लैश एंड ब्लड, मतलब हो जाती है गलती, इंसान हूँ मैं। तो अपन ने यहाँ बोला आई एम ओनली फ्लैश एंड ब्लड लाइक एनीवन एल्स, मैं तुम लोगों की तरह फ्लैश एंड ब्लड हूँ, मैं कोई एलियन नहीं हूँ ऊपर से टपका हुआ। Heart fit to burst. If someone is fit to burst with an emotion or a feeling, it is very strong inside them. मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है तो वो बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या बोलोगे, द चिल्ड्रन वर फिट टू बर्स्ट विद एक्साइटमेंट, मतलब बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बस ऐसे लग रहा था कि उनका जो एक्साइटमेंट है वो फटने ही वाला है। Now let's talk about the type of adjectives. You know that adjectives are classified into 4 main types. मतलब adjectives होते हैं क्वालिटी के, क्वांटिटी के, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव। अगर आप adjectives पढ़ोगे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं।
लेकिन यहाँ पे हमने बेसिक 4 टाइप्स के डिस्कस करें। एक होता है क्वालिटी, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटरोगेटिव। अब यहाँ जब हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो कोई भी चीज़ बता रही है बैड, ब्यूटिफुल, गुड, अगली, जहाँ पे वो बताते हैं किस तरीके के हैं वो, व्हाट काइंड, जिसमें आ जाता है शेप, साइज, कलर, कंडीशन, अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जैसे कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, व्हाट काइंड ऑफ अ सिटी, लार्ज सिटी, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बताती है हाउ मेनी या हाउ मच, तो वो बताता है आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि द किटन लैप्ड अप ऑल द मिल्क, हाउ मच मिल्क, ऑल द मिल्क। फिर आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव सिर्फ 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, जो आपको बताते हैं कि आपका कोई भी नाउन है वो कितना पास में है, कितना दूर में है, एक है या बहुत सारे हैं। जैसे कि विच वन डू यू वॉन्ट, दिस वन, विच वन डू यू वॉन्ट, दैट वन, तो ये आपको कौन से का आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस विच माई ग्रैंडफादर बिल्ट, ये वो हाउस है जो मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था, तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और लास्ट है इंटरोगेटिव, जहां पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे कि हुज अम्ब्रेला इज दिस, दिस इज माई अम्ब्रेला। अब आपको करना क्या है, इसमें सारे एडजेक्टिव्स जो हैं उनको अंडरलाइन करना है और फिर उनके आइडेंटिफाई क्या करना है, उनके टाइप्स की कौन से टाइप के हैं, और एक सेंटेंस में मोर देन 1 एडजेक्टिव हो सकते हैं। देयर आर 10 dancers in this talented group। अब पहला है इसमें हाउ मेनी डांसर्स, हाउ मेनी डांसर्स, 10 dancers, और ग्रुप कैसा है, टैलेंटेड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, दिस ग्रुप। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 3 एडजेक्टिव्स हैं, देयर आर 10 dancers in this टैलेंटेड ग्रुप। तो दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव, टैलेंटेड ग्रुप है क्वालिटी और 10 है क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इज डू यू हैव इनफ फूड फॉर द पिकनिक। नाउ डू ये कोई इंटरोगेटिव जो है एडजेक्टिव नहीं है। ओके, डू यू हैव इनफ फूड, हाउ मच फूड, इनफ फूड फॉर द पिकनिक। तो यहाँ एक एडजेक्टिव है विच इज, तो यहाँ पे आप दिस भी लिख लो, दिस में लिख लो डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, What is the best way to climb a mountain? What is the कैसा way, which way, best way. What is the कौन सा way, best way to climb a mountain. Now यहाँ पे जब कोई क्वेश्चन किसको आंसर कर रहा है, which way, कौन सा way, तो which मतलब क्या हुआ, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव इंटरोगेटिव, जैसे what हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और बेस्ट वे, व्हाट इज द बेस्ट वे। अब यहाँ पे जो है अगर हम बोलें कि कौन से टाइप का वे है, क्वालिटी की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी इन गैम्बलिंग, ऑल हिज मनी, ऑल पूरा यहाँ पे बता रहे हाउ मच, ऑल, तो ये हो गया क्वांटिटी। दिस फिल्म सीम्स इंटरेस्टिंग, कौन से फिल्म, दिस फिल्म, और कैसी है फिल्म, इंटरेस्टिंग है। Which day of the week are you free to watch it with me? Which day, तो यहाँ पे again which मतलब कौन सा day of the week are you free to watch it with me? तो यहाँ पे I am free, okay, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, I am free to do this। तो यहाँ पे आप इधर देखो, this हो जाएगा आपका demonstrative। Now ये फिल्म कैसी है, the film seems interesting, ये फिल्म इंटरेस्टिंग लग रही है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो है क्वालिटी को बता रहा है, कैसी लग रही है, ये क्वालिटी हो गया, और विच हो गया इंटरोगेटिव। सेवरल पीपल वर चोजन फॉर द सेकेंड ट्रिप टू मार्स, कितने लोग, बहुत सारे लोग, कौन सी ट्रिप, सेकेंड ट्रिप, तो यहाँ पे सेवरल और सेकेंड दोनों क्वांटिटी को बता रहे हैं। अब है The high walls are covered with blue wallpaper, कैसे walls हैं, high walls, किस चीज से covered है, blue wallpapers, दोनों क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी को क्वालिटी को बता रहे हैं। The young man has a bright future, किसका, कौन सा man, young man, कैसा फ्यूचर है उसका, ब्राइट फ्यूचर है, दोनों क्या बता रहे हैं, अगेन क्वालिटी को बता रहे हैं। If you go that way you will reach the old municipal building. If you go which way, that way. If you go which way,
that way you will reach the old municipal building. कौन सी बिल्डिंग? ओल्ड म्यूनिसिपल बिल्डिंग. तो ओल्ड क्या बता रहा है? क्वालिटी को बता रहा है. तो दैट हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव और ओल्ड म्यूनिसिपल हो गया क्वालिटी. Only a few days. How many days are left? Few days are left for which exam? Final exam. ये जो है कुछ दिन मतलब quantity, final exam मतलब quality. Okay? अब है next. Imagine you are a tiger or tigress living in the Sundarbans. Write an account of a typical day in your life. You can use the following points in your essay. अब आपको सोचो कि आप कोई टाइगर हो या आप टाइग्रेस हो और आपका दिन नॉर्मल सुंदरबंस में कैसा जाता है वो आपको लिखना है. और ये पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो. मतलब हंट एट नाइट, की नाइट साइट है आपकी, और आपका जो स्ट्राइप्ड कोट है जिसमें स्ट्राइप्स बने हुए हैं वो एक कैमोफ्लेज की तरह हेल्प करता है. आप सिर्फ तब हंट करते हो जब आप हंग्री होते हो. आपको ह्यूमंस इतने पसंद नहीं, आप उन्हें अवॉइड करते हो, आप अपनी खुद की कंपनी प्रेफर करते हो. एंड यू ट्रेवल मैनी माइल्स टू लुक फॉर प्रे. और कभी कभी आपको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है अपना शिकार ढूंढने के लिए. तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर. ऐसे I was born as a Royal Bengal tiger in a dark den of a beautiful forest of Sundarbans and was given the name Sheru. ओके तो मैं एक रॉयल बंगाल टाइगर की तरह पैदा हुआ था. कहाँ पे? एकदम एक डार्क डेन में सुंदरबन के फॉरेस्ट में, और मेरा नाम क्या रखा गया? शेरू. I have enjoyed my childhood and now I am fully grown tiger. मैंने हमेशा से अपना बचपन मैंने बहुत enjoy किया, अब मैं एक fully grown tiger हूँ. I get up early in the morning and go to the nearby water resource to drink water. मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ और पास में जो पानी का एक रिसोर्स है वहाँ जाके मैं अपनी प्यास बुझाता हूँ. My day starts with some fierce hunt. और मेरा जो दिन है वो एक बहुत ही खतरनाक हंट से स्टार्ट होता है. I have got immense strength and power compared to other tigers. और बाकी टाइगर्स के कंपैरिजन में मेरे में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है. My excellent vision and hearing power helps me to hunt with ease. अब जो मेरा इतना excellent vision है और जो hearing power है उससे मुझे hunt में बहुत help मिलती है. The stripes on my body act as a camouflage and protect me from humans. मेरी बॉडी में जो स्ट्राइप्स बने हुए हैं वो एक कैमोफ्लेज की तरह एक्ट करता है और मुझे ह्यूमन से प्रोटेक्ट करता है. आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ देम. आई प्रेफर माई ओन कंपनी. मुझे ह्यूमन की जो कंपनी वो अच्छी नहीं लगती, मुझे अपनी खुद की कंपनी अच्छी लगती है. समटाइम्स फाइंडिंग अ गुड प्रे बिकम्स अ टीडियस जॉब. कभी कभी एक अच्छा खाना ढूंढना बहुत मेहनत का काम हो जाता है. आई हैव टू ट्रैवल मैनी माइल्स टू फाइंड अ गुड मील. मुझे मीलों चलना पड़ता है एक अच्छे मील को खाने के लिए. आई हंट ओनली व्हेन आई एम हंग्री. मैं सिर्फ तब जो है हंट करता हूँ जब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है. रेस्ट ऑफ द टाइम्स आई प्रेफर टू रेस्ट और रोम अराउंड. बाकी टाइम मुझे अच्छा लगता है कि बस पड़े रहो, लेटे रहो, रेस्ट करो. And that's it. This was it. This was like a typical day of a tiger. And here on this note, we are done. Finally done with this chapter after 3 videos. हमने explanation देखा है, summary, question answers और vocabulary words भी देख लिए, word with मतलब word power देख लिया, grammar portion देख लिया और pen to write मतलब writing part भी देख लिया. तो everything has been covered. If you have understood this chapter well, then you are supposed to like it and tell me how did you find the explanation. And also you can visit our website magnetbrains.com where it is very easy to find all these videos. You only have to go and this is the home page. So click on the class like you have clicked on class 7, then all these subjects will come. So you have to click on English and English engaging book, and once you click on that you will have all the chapter wise videos. You will click on the topic that you wish to study and your video will appear. That's it. Do not forget to like, share and subscribe. Yes, take care. Bye bye.